गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स, जिसको बोला जाता है रासायनिक बंधगति। ठीक है, तो चैप्टर के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ शुरू करते हैं कि जो एक काइनेटिक्स वर्ड है, ये काइनेटिक्स वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव हुआ है। ओके, और इस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। आप इसको मूवमेंट को क्या बोल सकते हो, मोशन भी बोल सकते हो, और स्पीड भी बोल सकते हो, और रेट भी बोल सकते हो। और इस चैप्टर में आप ये वर्ड बार बार सुनोगे, रेट। ठीक है, पूरे चैप्टर में रेट वर्ड आपको बार बार सुनने में मिलेगा। ठीक है, तो इन सबका मीनिंग लगभग एक ही है, केमिस्ट्री में इनका मीनिंग एक ही होता है। क्योंकि ये वर्ड तो आपने फिजिक्स में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार सुने होंगे, मोशन, स्पीड, या आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन रेट आपने नहीं सुना होगा। तो इनका मीनिंग लगभग एक जैसा है। तो रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट एक्चुअली में होता है चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब किसी भी राशि में, कोई भी राशि हो, उसमें समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको रेट बोला जाता है। किसी भी राशि में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर कहते हैं। तो हम यहाँ पे दर वर्ड बार बार यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया कि रेट की हम बात कर रहे हैं। रेट किसका? केमिकल का, दैट इज केमिकल रिएक्शन का रेट। ओके, अब केमिकल रिएक्शन आप जानते हो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, उत्पाद होते हैं और अभिकारक होते हैं। मतलब आर, एक सेकेंड, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? आर से क्या रिएक्टेंट और पी से प्रोडक्ट। इधर किसे, इसको अभिकारक बोला जाता है, इसको उत्पाद बोला जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसके बंध टूटते हैं और नए बंध बन जाते हैं। प्रोडक्ट में यही तो होता है, नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना ही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में रेट की बात करेंगे। किसकी? केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करेंगे। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, उसके रेट क्या है, उसकी हम बेसिकली इसमें बात करने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब रिएक्शन तीन तरह की हो सकती है। या फिर बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो, अत्यंत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया हो, जो मतलब पता नहीं जो कितने साल लगाती हो। ठीक है ना? या फिर दूसरी फास्ट रिएक्शन हो, जो मतलब विद इन 30 सेकेंड में हो जाती हो। ठीक है, या फिर हो सकता है मॉडरेट रिएक्शन हो। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो। समझ रहे हो? अब जैसे देखो, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन जैसे जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म को पेट्रोलियम पदार्थों में बदलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है वेरी स्लो रिएक्शन का। ओके, फिर आता है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं, तो क्या होती है, एकदम से जैसे इग्नाइट किया हमने पटाखे को, एकदम से फूट गया। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है फास्ट रिएक्शन का। और मॉडरेट रिएक्शन में हम कह सकते हैं, ना तो जो बहुत ज़्यादा स्लो हो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो, वो मॉडरेट रिएक्शन होती है। तो हम इस चैप्टर में इनकी बात नहीं करेंगे, फास्ट स्लो रिएक्शन की बात नहीं करने जा रहे हैं, फास्ट रिएक्शन की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मॉडरेट रिएक्शन की। तो बेसिकली जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, हम मॉडरेट रिएक्शन की यहाँ पे बात करेंगे कि उसका रेट कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कैसे हम उसको डिटरमाइन करें। समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर में हम मुख्यतः तीन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना? पहला टॉपिक है, अब इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन ही टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक्स होंगे, मतलब इसके अंदर टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि आपने इसमें पढ़ना क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभी ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग की अभिक्रिया की दर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि उसको तापमान का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड, मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि क्या है। तो मुख्यतः ये तीन टॉपिक है, इसके अंदर हमारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ओके, अब देखिए, शुरू करते हैं टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, और इसको हम आगे शॉर्ट में ROR करके समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, इसे समझो, एक रिएक्शन है, सपोज करो R गिव्स टू P, मतलब R क्या है? अभिकारक है, P क्या है? उत्पाद है। एक रिएक्शन है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि
टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब है एट स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग। तो देखो जब स्टार्टिंग है मतलब अभी रिएक्शन हमारी शुरू नहीं हुई है, तो हमारे पास सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट है, टाइम जीरो है मतलब अभी स्टार्टिंग है, तो हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा जीरो है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी हैव ओनली रिएक्टेंट। अभी आपको मैं समझा रही हूँ, अभी नोट नहीं करना, ठीक है। अब सपोज करो टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू टी वन है, टी वन मतलब 2 मिनट की मैं बात, सपोज करो मैं 2 मिनट की बात कर रही हूँ कि टी इक्वल टू टी वन पे कि आर का कंसंट्रेशन R1 है और इस P का कंसंट्रेशन P1 है, ठीक है। ऐसे ही T इक्वल टू T2 पे मतलब जब टाइम हमारा T2 हो गया है उस पर सपोज करो कि R का कंसंट्रेशन R2 हो गया और P का कंसंट्रेशन P2 हो गया। इतना समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट जीरो है। जब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हुई और हमने टाइम नोट किया तो T1 पे माना कि R का जो कंसंट्रेशन है वो R1 रह गया और P का कंसंट्रेशन P1 है। ऐसे ही टाइम T2 पे R का कंसंट्रेशन R2 है और P का कंसंट्रेशन P2 है। अभी फिलहाल समझो। अब हमें इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैंने बताया ना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन में जो रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। ये तो रिएक्टेंट के लिए। अब हम इसको प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब इस टाइम इंटरवल पर ये अभिकारक की कंसंट्रेशन में परिवर्तन है और इस टाइम इंटरवल पर ये उत्पाद की कंसंट्रेशन में परिवर्तन है। रेट की डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये लिखा है। ओके, अब देखो, अब ये जो R2 माइनस R1 है और P2 माइनस P1 है, अब हमें ये देखना है कि ये क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब सपोज करो कि हमारे पास रिएक्टेंट के 10 मोल थे, एग्जाम्पल लेके मैं चल रही हूँ, ठीक है, ये 10 मोल थे। तो शुरुआत में हमारे पास अभिकारक 10 मोल था और प्रोडक्ट हमारे पास 0 था, ठीक है। रिएक्शन शुरू हुई, सपोज करो कि किसी टाइम पे ये हमारे पास 8 मोल बचा, ठीक है, 8 मोल बचा और प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो 2 मोल यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 मोल हमारे प्रोडक्ट के बने, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमने टाइम नोट किया तो सपोज करो यहाँ पे 6 मोल हमारे रिएक्टेंट के बचे और प्रोडक्ट के यहाँ पे 4 मोल बच गए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये तो आप समझते हो। अब यहाँ पे देखो R2 माइनस R1, तो इसका मतलब है कि जो R2 माइनस R1 है, अगर आप ये वैल्यू पुट करो 6 माइनस 8, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से लिए, इसको अभी नोट नहीं करना, ये समझाने के पर्पज से लिए है। और ऐसे ही P2 माइनस P1, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। इतना समझ में आया। तो मैं इसको आगे लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसको ROR करके लिखूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा R ओवर डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T मतलब टाइम इंटरवल, डेल्टा का मतलब है टाइम इंटरवल की मैं बात कर रही हूँ। और इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा P ओवर डेल्टा T। जो ये बड़ा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब कंसंट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ डेल्टा और ऐसे R, इसको भी आगे ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि जो डेल्टा R है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। इतना समझ में आया कि अब यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ भी बनाया है। ये ग्राफ है देखो रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए, ये ग्राफ है उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। क्लियर हो रहा है। ऐसे इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई। मतलब सपोज करो ये T1 पे कंसंट्रेशन R1 है और T2 पे कंसंट्रेशन R2 है, तो ग्राफ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या है, घट रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि प्रोडक्ट का ग्राफ मैंने यहाँ 0 से ओरिजिन से शुरू किया है, ठीक है। वो इसलिए शुरू किया है कि स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट 0 था, ठीक है, इसलिए ये ओरिजिन से शुरू किया है, इसको नहीं शुरू किया है।
बात समझ में आ रही है? तो ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने अभी समझा कि ये हमने लास्ट में निकाला था कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर इक्वल टू ये आएगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये हमने समझा कि ये क्या है, ये हमेशा नेगेटिव में आएगा और ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझो कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। ये जो दर है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के केस में ठीक है ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन रिएक्टेंट के केस में क्या है, ये नेगेटिव आ रही है। क्योंकि दर इसलिए माइनस नहीं हो सकती कि सपोज करो कि मैं स्कूटर लेके जा रही हूँ, ठीक है, मेरी स्पीड क्या है, अभी मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अब सपोज करो कि ब्रेकर आ गया और मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, 20 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर कर दी, 5 कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, रेट का स्पीड कम करने से रेट तो गाड़ी पीछे तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इसको हम रेट कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, बिकॉज डेल्टा आर क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक साइन आगे माइनस का लगा देते हैं, माइनस, तो ये हो जाता है माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, और ये ठीक है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इतना समझ में आया? और ये बड़े वाला ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। इतना क्लियर हुआ? हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसके आगे डेल्टा आर के आगे इस जो हमारे पास ये आया इसके आगे नेगेटिव लगाया, इसको हमने एज सच रखा, क्योंकि रेट क्या है, कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक और आगे माइनस लगा दिया, तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हमारी पूरी टर्म प्लस में आ जाएगी। क्लियर हो रहा है इतना? तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो ये टर्म है माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम समझेंगे कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेगेटिव क्या साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको हम इस रंग से भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें आगे कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो यहाँ से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या निकलेगी। अब देखो क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, वो चेंज में हम उसको कहेंगे। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टेटमेंट कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, ठीक है, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको ऐसे समझेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इतना क्लियर हो रहा है? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो ऐसा होता है इक्वल टू, माइनस आगे लगता है रिएक्टेंट के आगे। अब हम न्यूमेरिकल भी इसमें करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगेगा और जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अब यहाँ से क्या आगे, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ। ये अभी हमने पढ़ी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है, औसत अभिक्रिया दर भी बोला जाएगा इसे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जो ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब है लार्ज टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने t1 टाइम लिया, उसके बाद हमने t2 टाइम लिया, तो देयर इज ए गैप बिटवीन टाइम, तो ये लास्ट टाइम इंटरवल है। तो इसलिए इसको, इस रेट ऑफ रिएक्शन को, जहाँ पे ये टर्म यूज होगी, उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया दर भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक ही चीज़ है, और यहाँ पे डेल्टा यूज होता है, और डेल्टा का मतलब है हम लास्ट टाइम इंटरवल दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, आप देखते हैं यूनिट, इसको नोट कर लेना। अभी देखो इसकी यूनिट क्या होगी। अब हम निकाले यूनिट ऑफ रेट, मतलब दर की यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट निकाल रहे। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से हमने समझा कि रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो मतलब इसको मैं समझ लूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन
इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये क्या है, टाइम, ये है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन मतलब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन, हमने कंसंट्रेशन वाला लेक्चर भी किया था। तो कंसंट्रेशन में हम बेसिकली यहाँ पे मोलरिटी की बात करते हैं, मोलरता की हम बात करेंगे। और आप जानते हो कि मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। क्लियर हो रहा है इतना? तो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दी मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ से रेट की यूनिट निकलेगी मोल लीटर नेगेटिव सेकेंड नेगेटिव। क्लियर है? या फिर मोल पर लीटर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस है, ध्यान से सुनो, अगर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है, गैसियस है, तो वहां पे कंसंट्रेशन को हम क्या ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में यूनिट हो जाएगी, प्रेशर क्या है, एटीएम में लेते हैं, ठीक है, प्रेशर अपॉन टाइम, तो प्रेशर सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही? तो ये दोनों ही रेट की यूनिट होती है। तो इसको ढंग से कर लेना, आगे हम इस पे बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, ओके।